हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ ऑप्शनल्स चैनल। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पेपर 1 यूनिट 6 आपके सिलेबस में थ्योरीज के पार्ट को एक्सप्लोर करती है और टोटल 6A 6B 6C करके टोटल आप देखोगे तो लगभग ऐसी सिलेबस के अंदर में आपको 10 थ्योरीज देखने को मिलती है। ठीक है ना। कुछ लोग को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ लोग को थोड़ा सा इसे पढ़ना बोरिंग भी लगता है। पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कंसेप्चुअली लोडेड चीज़ों को देखना समझना ज़्यादा पसंद करते हो या फैक्चुअली लोडेड चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो। बट पसंद करो चाहे आप ना करो, क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज थ्योरी जो है वो एक बेसिस को फॉर्म करती है। एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द बिगिनिंग जब ये डिसिप्लिन शुरू हुई, they were concerned with exploration of the cultures. They were interested into finding the variation in the cultures across the globe. तो एक तरफ कल्चर और कल्चर के वेरिएशन को देखा जा रहा था और दूसरे तरफ ह्यूमन के जो फिजिकल वेरिएशंस हैं उनको वहाँ पर पढ़ा जा रहा था। स्कॉलर्स लाइक ब्लूमेनबैक, जिनको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के फादर भी आप कहते हो, तो स्केलेटन रिमेन्स को लेके, स्कल्स को लेकर के कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे ये फिजिकल वेरिएशन आपको अक्रॉस द ग्लोब जो रिमेन्स मिल रहे हैं उनमें दिखाई देते हैं। तो एक तरफ तो फिजिकल वेरिएशन, दूसरी तरफ कल्चरल वेरिएशन। जब हम कल्चरल वेरिएशन की बात करते हैं या फिर कल्चर की बात करते हैं तो थ्योरीज ने इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से डील किया हुआ है। जो 19th सेंचुरी के स्कॉलर हैं, 20th सेंचुरी के स्कॉलर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दे बेसिकली फोकस्ड अपॉन फाइंडिंग कि हाउ डू कल्चर चेंज एंड वाई कल्चर चेंज। ठीक है ना। तो सबके अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। आपकी थ्योरीज में 10 थ्योरी में जो शुरुआत की 2 थ्योरीज हैं, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म, इसको आप 1 to 1 साइड बाय साइड यहाँ पर आज डील करेंगे, कंपेयर करेंगे, इनके बीच में डिसिमिलैरिटीज़ क्या और इनके एक्सप्लेनेशन ऑफ द कल्चरल चेंज कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इवोल्यूशनिज्म की अगर हम बात करें, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफली मैं बता दूं कि हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं 22 जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फ्रेश बैचेस हैं, नए साल के बैच है 2026 के लिए। और आप अगर तैयारी कर रहे हो, इस ऑप्शन को आपने चुन लिया है कि यही ऑप्शन लेना है, बेस्ट समय है। नोट्स की कोई चिंता नहीं करनी है, एक भी पन्ना बाहर से नहीं पढ़ना है। रिवीजन नोट्स, प्रिपरेशन नोट्स, रेफरेंस नोट, समरी नोट्स और वैल्यू एडिशन के नोट, यानी जिसको एनरिचमेंट कहते हो, ये सब एक जगह पर मिलता है। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और वैलिडिटी जो है क्लास की वो 1.5 साल तक रहती है। कोर्स खत्म हो गया उसके बाद भी आप 1.5 साल तक एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। ठीक है ना। US लाइव का कोड लगा करके आप एडमिशन ले सकते हो। आगे बाद में मैं लेक्चर के एंड में डिटेल में बता दूंगा। अभी हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। पहले एक बार इवोल्यूशनिज्म की हम यहाँ पर जब बात करें तो इवोल्यूशनिज्म का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो द टाइम पीरियड वाज बेसिकली द मिड 19th सेंचुरी, प्रिसाइसली, है ना, सेकेंड थर्ड डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी से ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी को छूता है। लेकिन एवरेज जब आप एक टाइम पीरियड को यहाँ पर देखोगे तो वो मिड 19th सेंचुरी का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है ना। कुछ जो वर्क हैं जैसे बेकोफेन का वर्क हो गया, मेन और मैकलेन के वर्क हैं, ये थोड़े अर्ली वर्क हैं। ठीक है। देन वर्क आता है जैसे मॉर्गन के वर्क को आप देखो, लीग ऑफ इरक्वाय जो कि क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट है, ये वर्क 1851 के अंदर में आपको आता है। देन 1861 में टाइलर का वर्क एना हुआ, इसको मैक्सिकन भी आप कहते हो, द मैक्सिकन्स। फिर उसके बाद दोनों के वर्क 71 में आते हैं, प्रिमिटिव कल्चर और जो कंसंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली है। ठीक है। 77 में एंशिएंट सोसाइटी आती है LH मॉर्गन की, और टूवर्ड्स आप 90s जाकर के देखते हो तो इंपॉर्टेंट वर्क वहाँ पर फ्रेजर का आता है, जिन्होंने मैजिक के बारे में काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट लिखा है, टोटमिज्म के ऊपर भी बात की हुई है। तो पूरा का पूरा ये आप देख रहे हो रफली 30s से लेकर के 90s तक के टाइम पीरियड के बीच में वर्क प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन अगर आपको एक सिंगल पॉइंट वहाँ पर पिन पॉइंट करना हो कि क्या बेसिक टाइमलाइन थी जब मोस्ट ऑफ द क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने अपने इवोल्यूशनरी आइडिया को पोर्ट्रे किया, तो वो टाइम पीरियड निकल के आएगा मिड 19th सेंचुरी। अब क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट बेसिकली व्हाट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कल्चर के व्हाट के ऊपर इनका ज़्यादा एक फोकस देखने को मिलता है। ये कल्चर के अंदर में क्या चेंजेस आए, किस प्रकार से आए और सोसाइटी किस स्टेजेस से गुजरी, कल्चर किस स्टेजेस से गुजरा, व्हाट वर द वेरियस स्टेजेस, इसको ये एक्सप्लोर कर रहे थे। इनका मानना था कि सोसाइटी हैज़ बेसिकली प्रोग्रेस्ड, सोसाइटी के अंदर में प्रोग्रेशन हुआ है। ठीक है ना। प्रोग्रेशन हुआ है और ये प्रोग्रेशन कैसा है, ये एक यूनिलीनियर प्रोग्रेशन है, यूनिडायरेक्शनल प्रोग्रेशन है। सिंगल लाइन में चेंज आए हैं, एक दिशा में चेंज आए हैं, यानी कि सिंगल लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, अलग अलग दिशाओं में जा सकती है, पर ये कहते हैं नहीं,
यूनिलीनियर तो है ही ये, ठीक है, यूनिलीनियर है, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल भी है। एक ही दिशा में ये चेंज हो रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में नहीं हो रहे। ये मानना क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का था। जो ये 19th सेंचुरी के इवोल्यूशनिस्ट थे, इनको आप क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट कहते हो। आप कह रहे हो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्या कोई और भी इवोल्यूशनिस्ट था? बिल्कुल, बाद में 20th सेंचुरी में आपको कुछ दूसरे भी इवोल्यूशनिस्ट आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनको आप नियो इवोल्यूशनिस्ट या फिर मॉडर्न इवोल्यूशनिस्ट भी कहते हो, जो इन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट की वीकनेस को या जो इनके वर्क के अंदर में गैप या कमियां रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने, गैप को भरने के लिए आए थे। ठीक है ना? तो ये प्रोग्रेशन की बात है। प्रोग्रेशन यानी बता रहे हैं कल्चर के अंदर में चेंज आ रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल यूनिलीनियर चेंजेस ये हैं। और इसकी डायरेक्शन इन्होंने क्या बताई? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ये चेंजेस आ रहे हैं और प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ सोसाइटी यहाँ पर बढ़ रही है। होमोजेनिटी यानी कि एक रूपता से विविधता की तरफ, है ना, बहुरूपता की तरफ, यानी कि हेट्रोजेनिटी, होमोजेनी से हेट्रोजेनिटी की तरफ ये बदलाव आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से ये चेंजेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और अलग अलग सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने इस पैमाने पे यहाँ पर जब प्लेस किया, तो बताया कि किस तरीके से मैरिज का इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोमिस्क्विटी टू द प्रेजेंट स्टेज ऑफ मोनोगेमी। किस तरीके से आपका फैमिली का इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंसेंग्विनिटी टू द स्टेज ऑफ मोनोगैमियन टाइप ऑफ फैमिलीज। और किनशिप का उन्होंने बताया कैसे क्लासिफिकेटरी से डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स आपको इस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इवोल्यूशन हुआ है। सोसाइटी इन जनरल तक को इन्होंने बांट दिया कि सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन जैसे स्टेजेस से सोसाइटीज़ गुजरी हुई हैं, है ना। इन जगहों से, इन स्टेजेस से सोसाइटी गुजरी हुई है। मॉर्गन ने तो अपने वर्क में इवन इन सेवेजरी और बार्बरिज्म को अलग अलग भागों में बांट दिया, अपर और मिडल और लोअर, है ना, लोअर मिडल अपर। सिविलाइजेशन को जैसा कि तैसा रखा उन्होंने। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि चेंजेस आए हैं, एक दिशा में आए हैं, और सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलती गई, उसके अंदर में बदलाव आए एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। ठीक है ना? और यही इवोल्यूशन है। कई बार आरोप भी लगा कि क्या ये जो इवोल्यूशनिज्म है, सोशल इवोल्यूशनिज्म, कल्चरल इवोल्यूशनिज्म, इज दैट अ कॉपी ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दैट वाज आल्सो गिवन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। तो एक बड़ी डिबेट है ना, क्योंकि आप अगर डार्विन का वर्क देखोगे, डार्विन का जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म का आइडिया है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, या फिर इवन वेलेस जिनका पेपर साथ में प्रेजेंट हुआ था लीनियन सोसाइटी में, ईयर था 1859। तो इस ईयर में 1859 में डार्विन बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म को पोर्ट्रे कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ कॉपी पेस्ट किया या इंस्पायर्ड हुए, इन्फ्लुएंस हुए? दिस कैन नॉट बी एक्चुअली बी ट्रू बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप अगर अर्ली राइटिंग्स की बात करोगे, जो इवोल्यूशनिज्म के ऊपर है, जैसे टाइलर का वर्क आ गया 1861 में, मॉर्गन का वर्क 1851 ही में आ चुका था, इवन डार्विन के वर्क से पहले। बट उस वर्क के अंदर में ही हैज़ नॉट एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशनिज्म। वो उनके बाद के वर्क में आपको आते हुए देखने को मिलता है। 1877 में जब एंशिएंट सोसाइटी आती है तो विविडली अपने इवोल्यूशनिस्ट आइडिया को वहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन टाइलर के 1861 के वर्क में द मैक्सिकन एनो हुआ के अंदर में ये चीज़ साफ झलकती है। सो इट इज़ वेरी, आप कहोगे इनप्लॉजिबल एंड इनप्रोबेबल कि 1859 में डार्विन का वर्क आया और अगले 2 साल के अंदर में उन्हें टाइलर ने भी अपना पूरा वर्क डिटेल्ड अकाउंट लिखा और उसको पब्लिश भी करवा लिया। अगर 61 में वो पब्लिश करा रहे हैं, इसका मतलब 2-4 साल पहले से तो काम कर रहे थे। आज जैसा व्यवस्था तो था नहीं, है ना, कि आज आपने कोई किताब शुरू की और कल छाप दिया उसको, समय लगता था। 1904 में शुरुआत कर रहे हैं WHR रिवर्स, टोडास के ऊपर मोनोग्राफ रिसर्च शुरू की, 1906 में उसको पब्लिश कराते हैं। आर्गनेट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक का जो वर्क है 1917 के अंत तक यूजुअली ख़त्म हो चुका था, जो फील्ड वर्क था उनका, और 18 तक मोस्टली जो डाटा था, फील्ड नोट्स था, उसका कंपाइलेशन भी कर लिया था इन्होंने। लेकिन पब्लिश कब होता है? 4 साल बाद, 1922 में। तो इट इज़ वेरी इनप्रोबेबल कि कोई कॉपी पेस्ट या एक रीज़न रहा बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म कल्चरल इवोल्यूशन के एग्जिस्टेंस के पीछे। ठीक है, तो आई होप ये इवोल्यूशनिज्म का आइडिया आपको समझ में आया। अब कॉन्ट्ररी टू दैट, डिफ्यूजनिस्ट की अगर आप बात करोगे तो डिफ्यूजनिस्ट जो है ये बेसिकली आपको अर्ली 20th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी से लेकर के अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में इनका जो अराइवल है वो आपको नज़र आता है। कई सारे जो डिफ्यूजनिस्ट हैं और इस स्कूल के जो एक प्रोपोनेंट मेजर कहे जाते हैं फ्रांस बोआ,
इनके जो अर्ली वर्क हैं डिफ्यूज़न के तरफ ओरिएंटेड, वो आपको लेट 19th सेंचुरी ही में दिख जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अदर वर्क्स जो है, मोस्ट ऑफ दी कंट्रीब्यूशन दैट वाज बीइंग मेड, दैट वाज इन द ईयर 90 इन द टाइम पीरियड ऑफ 20th सेंचुरी। जैसे WHR रिवर्स काफ़ी फेमस एक डिफ्यूजनिस्ट रहे हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म के अंदर में, और इनका वर्क मेजर कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में 1895 से शुरू हो चुका था। 1898 में ये टॉरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन पे जाते हैं। 1900-1902 के बीच में ये जीनोलॉजिकल मेथड के ऊपर पब्लिकेशन को डालते हैं। 1904 में टोडास को पढ़ रहे हैं और 1906 में उस मोनोग्राफ को पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इट वाज नॉट अंटिल 1910 कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं डिफ्यूजनिज्म के साथ में अपने आप को एक डिफ्यूजनिस्ट के तौर पर उन्होंने नहीं पोर्ट्रे किया। 1910 के बाद से जो समय रहा 1911, 12, 14 का, इस समय के अंदर में इन्होंने मेजर अपने डिफ्यूजनिस्ट स्टैंड को दुनिया के सामने रखा। और भी कई सारे स्कॉलर्स, जैसे विस्लर को आप देखोगे, क्लार्क विस्लर, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। राड्जल को आप देखोगे, ग्रेबिनर है ना, फ्रोबिनियस है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं आपको। ब्रिटिश स्कूल जो बहुत पहले आया पहले, गया भी पहले, उसके अंदर में पेरी हैं, स्मिथ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन रहे हैं। और ये डिफ्यूजनिज्म बेसिकली जो है ये क्या बताता है कि कल्चर के अंदर में चेंज कैसे आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कल्चरल बोरोइंग, है ना, लोग बोरो करते हैं। तो एक मेजर पोस्टुलेट इन्होंने सामने रखा कि मैन इज बेसिकली अनइन्वेंटिव इन नेचर एंड इट इज रादर ईजियर टू कॉपी, इमिटेट और बोरो समथिंग फ्रॉम अदर कल्चर देन टू इन्वेंट इट ऑल टुगेदर। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप दूसरे कल्चर से किसी चीज़ को बोरो कर रहे हो, या दूसरे कल्चर की कोई चीज़ माइग्रेट होकर के पॉइंट ए से पॉइंट बी में आ रही है, और इस वजह से चेंजेस आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डिफ्यूजनिज्म ने बेसिकली कल्चरल स्प्रेड के एक फिनोमेना को हमारे सामने रखा, कल्चरल स्प्रेड के एक फिनोमेना को हमारे सामने रखा। जैसे हम कई सारी चीज़ देखते हैं ना कि भारत का जो मिक्स्ड हेट्रोजीनियस कल्चर है, उसमें कई सारे एलिमेंट हैं, इस्लामिक एलिमेंट हैं, बहुत सारे दुनिया भर के एलिमेंट आपको देखने को मिले। तो क्यों ये एलिमेंट्स आए? तो कई सारे इसमें से जो एलिमेंट है वो डिफ्यूजनिज्म की प्रोसेसेस के थ्रू यहाँ पर आए। ऑलराइट, इंटरेक्शन जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में हुआ, कॉन्टैक्ट जब हुआ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक, तो ये सारी चीज़ें एक कल्चर से दूसरे कल्चर में यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिलेंगी। अब जब हम डिफ्यूजनिज्म को एज अ थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स भी पढ़ते हैं, फीचर्स भी पढ़ते हैं, क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी भी बात करते हैं, और अलग अलग स्कूल को भी पढ़ते हैं। पर यहाँ पर हम एक ब्रीफ आउटलाइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप इवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म को आप दोनों को एक ब्रीफ आउटलाइन को समझ गए होंगे। अब अगर हम इनको कंपेयर करें साइड बाय साइड, तो आप पाओगे कि इनके अंदर में कुछ डिफरेंसेस, कई सारे डिफरेंसेस वैसे तो देखने को मिलेंगे, पर जो मुख्य डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है? सबसे पहला तो एक टाइम पीरियड की अगर आप बात करो, अगर आप टाइम पीरियड की यहाँ पर बात करो, तो ये यूजुअली मिड 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसका जो समय है वो यूजुअली प्रिसाइसली 20th सेंचुरी है, या फिर आप लेट 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उससे लेकर के 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड को यहाँ पर रखोगे। नाउ इवोल्यूशनिस्ट ने कई सारे कंसेप्ट को यूज़ किया था, जैसे सर्वाइवल है, और साथ ही साथ एक कंसेप्ट जो इनका है पैरेलल इन्वेंशंस का, है ना, और साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का। डिफ्यूजनिस्ट यूजुअली अलग अलग स्कूल में है, और शुरुआती जो स्कूल रहे उन्होंने डिस्कार्ड किया या डिसरिगार्ड किया इस साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को, और साथ ही साथ उन्होंने पैरेलल इन्वेंशन को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि देयर आर यूजुअली सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, कुछ ऐसी जगहें हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड है, उन्नत है, आगे हैं, और वो लोग पहली बार किसी भी चीज़ को इन्वेंट करती हैं, डेवलप करती हैं, बाकी लोग कॉपी करते हैं। जैसे एक टॉपर एग्जामिनेशन में पढ़ करके आता है और बैक बेंचर उसका कॉपी करते हैं, है ना, तो उस तरीके से। हालांकि हर एक डिफ्यूजनिस्ट इस बात से एग्री नहीं करता था, ठीक है ना। कई सारे डिफ्यूजनिस्ट ने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को एम्ब्रेस किया रेसिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। जैसे फ्रांस बोआ ने, उनका 1910-11 का जो वर्क है उसके अंदर में ये चीज़ साफ दिखाई देती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप देखोगे जो जर्मन स्कूल है या इवन जो अमेरिकन स्कूल है, वो मल्टीपल सेंटर्स की बात करते हैं, है ना, सिंगल सेंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। और जब वो मल्टीपल सेंटर्स की बात कर रहे हैं तो पैरेलल इन्वेंशंस को, इनोवेशंस को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, दूसरा, अगर आप इनकी अप्रोच को देखोगे तो यहाँ पर कंपैरेटिव और एथनोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर एक ज़्यादा फोकस दिया गया है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक हिस्टोरिकल अप्रोच की तरफ इंक्लिनेशन आपको देखने को मिलता है, So these were the major differences among both of the school and the general idea of
क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म। इसमें अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरी जो सोशल मीडिया आईडीज़ हैं उनके ऊपर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये आईडीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। इंस्टाग्राम और ईमेल पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। टेलीग्राम इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं चीज़ें आपके लिए भेजता हूँ, ज़रूरत की चीज़ें, आप वहाँ पर कुछ भेज नहीं सकते हो, ठीक है, तो वन वे है। लेकिन ये इंस्टाग्राम और ईमेल ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए ओपन है। तो अगर आप हमारे अपकमिंग बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ऑप्शनल को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है कि विच ऑप्शनल विल बी बेटर ऑप्शनल फॉर यू, क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन है अगर, तो इन दोनों चीज़ों के लिए आप मुझे इन आईडीज़ पे रीच आउट कर सकते हो, या तो इंस्टा पे ऊपर वाले पे या तो ईमेल पे। बेटर रहेगा, प्रेफरेंस रखिएगा कि आप इंस्टा पे ही मुझे वहाँ पर रीच आउट करें, ठीक है ना, इंस्टा पे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और बैचेस की मैंने आपको टाइमिंग बता दी है कि 22 तारीख से हमारे जो अपकमिंग बैच है वो वहाँ पर शुरू हो रहे हैं, तो आपका इंतज़ार करेंगे। समय से पहले आप एडमिशन ले सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मेरी आईडी पे आप रीच आउट करने की कोशिश कीजिए। तो हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।